नमस्कार मित्रों, मैं भारत भूषण वर्मा असंत करनाल हरियाणा की धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कलमकार और वेबिनार और कलमकार समूह के तत्वावधान में आज हिंदी भाषा और विश्व विषय पर वेबिनार आयोजित हो रहा है। विगत 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण विश्व के अंदर जो भारतवासी बसे हुए हैं, जो हिंदी प्रेमी हैं, सभी ने हिंदी दिवस को धूमधाम से मनाया। आज इस बार जो हिंदी दिवस की प्रमुखता यह रही कि जो एक जोश था और जो एक उत्साह देखने को मिला वह अद्वितीय था। संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम उद्घाटित हुआ, कहीं ना कहीं ये वेबिनार, ये सेमिनार, ये कवि सम्मेलन ऑनलाइन माध्यम से हम सभी जुड़ रहे हैं। हमारा जो नेटवर्क है हिंदी माध्यम से, ये संपूर्ण विश्व में प्रसारित होता है। कोई कहीं भी बैठा हो, संपूर्ण विश्व के अंदर हमारे जो सेमिनार्स हैं, वेबिनार्स हैं, वो संपूर्ण विश्व में पहुंचते हैं। हमारे कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदी को जीवित रखा हुआ है हमारे साहित्यकारों ने, कवियों ने और विचारकों ने। तो आज इस विचार परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम हिंदी भाषा का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको हम दर्शाएंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, सॉरी। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम परिचय दे दूं। हमारे मध्य में जुड़े हैं श्री मुकेश भटनागर जी। आप दिल्ली से हैं, हिमालय पत्रिका के संपादक भी हैं और अनेक जो है सामाजिक, धार्मिक एवं जो साहित्य संबंधी प्रत्येक गतिविधि में आप सक्रिय रहते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय पूनम भटनागर जी जुड़े हैं, आप भी दिल्ली से हैं। आदरणीय पूनम भटनागर जी बहुत अच्छी विचारिका हैं, आप लेखिका हैं, ऑथर हैं, बहुत अच्छे विचार आप सदैव प्रसारित करती रहती हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, प्रोफेसर कुलविंदर सिंह एहसास जी दिल्ली से हैं आप भी, और आप भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक वेबिनार हो, सेमिनार हो, अथवा आप स्वयं भी 14 देशों में अपने कार्यक्रम प्रसारित करते रहते हैं। लगभग संपूर्ण जो हमारा समाज है, जो बुद्धिजीवियों का समाज है, वो आपसे प्रभावित है। मैं आपका इस मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हरगोविंद जाम, बहुत ही वरिष्ठ कवि, विचारक, साहित्यकार एवं बहुत ही एक सज्जन, सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व है। आपका सानिध्य नमन नमन। आदरणीय हरगोविंद जाम एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बस आगे बढ़ो ना सर। मनुष्य का व्यक्तित्व ही उसके जो उसके कर्म है वो उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व है आदरणीय श्री हरगोविंद जाम जी। आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आपका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। पानीपत की धरती से, पानीपत ऐतिहासिक धरती है, 3 युद्धों की साक्षी धरती है। तो पानीपत की धरती से श्री केसर कमल शर्मा जी बहुत प्रबुद्ध विचारक, साहित्यकार, समाज सेवक, विचारक तो हैं ही, और साथ में एक सज्जन व्यक्तित्व हैं आदरणीय श्री केसर कमल शर्मा जी। आपका मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप साहित्यिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, अंकन साहित्यिक मंच के आप अध्यक्ष भी हैं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सभी का सानिध्य निसंदेह लाभकारी है। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हुआ मैं हिंदी भाषा का विश्व पटल पर क्या प्रभाव है, हम हिंदी को कैसे प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं, इसको लेकर आज का कार्यक्रम आयोजित कर रहा हूं। और इस आयोजन में सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय पूनम भटनागर जी को। बहुत अच्छी विचारिका है, आपके विचार निसंदेह लाभकारी होंगे संपूर्ण समाज के लिए।
आप मंच पर आएं और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय पूनम भटनागर जी, आप संक्षेप में अपना परिचय भी अवश्य दीजिएगा, संक्षेप में जरूर। और जी, जी, स्वागत है आप। नमस्कार सर, धन्यवाद जी। मैं पूनम भटनागर एक स्कूल से रिटायर्ड हूँ। 2014 में रिटायर्ड हुई थी। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। मेरे हस्बैंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एनटीपीसी से रिटायर हुए हैं। मेरा शौक था लिखने का, गाने का, डांस करने का। वो रिटायरमेंट के बाद अब मैं पूरा कर पा रही हूँ। अब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भूषण जी कि आपने मुझे इस मंच पे बोलने का एक सुअवसर दिया, और आप इसको मंच को बहुत अच्छे से संचालित करते हैं। जैसा कि आज का विषय आपको मालूम ही है कि हिंदी है और हिंदी भाषा और विश्व के साथ है। तो इसका हमारा हिंदी भाषा का विश्व में हमारा शुरू से बहुत ही योगदान रहा है। हिंदी भाषा का प्रचलन बहुत पुराना है। जब से हमारी संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा रही है, संस्कृत भाषा में ही सब हमारे महाकाव्य, वेद, शास्त्र, पुराण सब लिखे गए हैं। क्योंकि ये देवताओं की भाषा थी, इसको थोड़ा सरल करते हुए फिर हिंदी भाषा को पहले हम अपभ्रंश भाषा कहते थे, उसके बाद हम इसको देवनागरी भाषा कहते थे। अब इसको हिंदी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि हिंद राष्ट्र है हमारा। हिंद राष्ट्र हिंदी भाषा के बिना थोड़ा अधूरा सा प्रतीत होता है, और जब हिंदी इसमें बिंदी लग गई तो इसमें अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जैसे बिंदी किसी महिला के माथे पे लग जाती है तो हम उसका पूरा व्यक्तित्व चित्रण कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बिंदी किसी वर्ण में, किसी अक्षर में लगा देते हैं तो उसका उच्चारण एकदम अलग हो जाता है। हम और भाषाओं में बोलते हैं, जैसे हमने एक टांग बोल दी, एक पैर बोल दिया, वो एक ही शब्द होता है। लेकिन अगर हम इसको हिंदी भाषा में प्रायवाची रूप में देखें, ये मुहावरों और लोकोक्तियों में बहुत ही अच्छी भाषा बन जाती है। जैसे हम अपने माता पिता के पैर के लिए कहते हैं चरण, प्रभु के लिए कहते हैं पाद, और हम जैसे किसी की बात में टांग अड़ाने के लिए कहते हैं टांग अड़ा दी उसने, और खाने के लिए टंगड़ी खाई, और खेलने में लंगड़ी मारी। तो एक हिंदी भाषा हमारी इतनी सुंदर भाषा है कि अगर हम इसका सुचारू रूप से प्रयोग करें तो ये हमारे को बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही फ्रूटफुल रहती है। हिंदी भाषा, हिंदी अब हम देखें पूरे संसार में, पूरे विश्व में बहुत विख्यात हो रही है। इस्कॉन का तो नाम आपने सुना ही होगा। इस्कॉन टेम्पल पूरे विश्व में है। वो हमारे मंत्र को, आपको तो पता ही होगा हमारा मंत्र कौन सा है, वो इसका गायन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो इस हमारे हिंदी मंत्र का इतनी अच्छी से इसको गाते हैं कि सब लोग इतने खुश हो जाते हैं। वो इतने उछल उछल के नाच नाच के गाते हैं कि देखने वाले को भी भाव विभोर हो जाते हैं। और हमारी वेशभूषा, जो भारतीयों की वेशभूषा है, कि हम लोग धोती कुर्ता पहला पहना करते थे और स्त्रियां लोग साड़ियां धोती पहनती थी। अब क्या है कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारे धोती कुर्ते को इतने, इस्कॉन में आप जाके देखिए, वहां सब धोती कुर्ता जेंट्स पहनते हैं और लेडीज सब साड़ियां पहनती हैं। भले ही उनकी साड़ी ऊंची रहती है क्योंकि वो हाइट वाइज होती है ना, बाहर की फॉरेनर्स का हाइट ज्यादा होता है और साड़ियां हमारी इंडियंस के हिसाब से बनती हैं, तो साड़ी थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन वो बड़े अच्छे से पहन पाती हैं। और म्यूजिक आप देखिए, हमारा हिंदी का म्यूजिक जो है वो भी पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है। आप अक्सर देखते हैं कि हमारे इतने पुराने पुराने गानों के ऊपर वो लोग इतना अच्छा डांस करते हैं, इतना अच्छा रिदम बना के गाते हैं, लगता ही नहीं है कि ये फॉरेनर्स गा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अभी फिलहाल हमने देखा, कोविड के चलते हमारी परंपरा रही है नमस्कार करके हाथ जोड़ के करने की, वो लोग शेक हैंड करते थे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि पूरे विश्व ने हमारी परंपरा को अपनाया हाथ जोड़ करके। इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व की क्या बात हो सकती है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए आप लोगों से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच में साझा किया, मेरे विचार सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सार्थक चिंतन किया है। हिंदी एक जीवन शैली है, हिंदी भाषा ही नहीं,
ये एक जीवन जीने का सलीका है, तरीका है, और संपूर्ण विश्व हिंदी और हिंदुत्व का अनुसरण कर रहा है, क्योंकि ये एक संस्कृति है, ये एक धर्म नहीं है। और हिंदी की जीवन शैली को संपूर्ण विश्व ग्रहण करता जा रहा है। ये बड़े गर्व की बात है। आज 129 देशों का समर्थन हमें मिले, तो हिंदी निसंदेह संयुक्त राष्ट्र संघ के जो द्वारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसको मान्यता देने जा रहा है। ये बड़े हर्ष का विषय है। चीन के बाद, चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा ही ऐसी है जो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर बोली जाती है। अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, नेपाल, त्रिनिदाद और कई ऐसे देश हैं जहाँ पे हिंदी का पूरा प्रचार है, प्रसार है, सभी जानते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, म्यांमार, जिसको म्यांमार कहा जाता है, भूटान, और इसके अलावा फिजी है, द्वीप है, जो हमारे द्वीप है आसपास, वहाँ हिंदी का पूर्ण प्रचार है, प्रसार है। और जो बड़े देश हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसे जो वहाँ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ संस्कृत का शिक्षण साथ साथ चल रहा है। संस्कृत क्योंकि देववाणी है और देवनागरी लिपि है, हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। संस्कृत की ज्येष्ठा पुत्री है हिंदी। जहाँ संस्कृत का प्रचार होगा, निस्संदेह वहाँ हिंदी स्वतः ही है। तो आज मेरा ये मानना है कि हमारी जड़ें बहुत आगे तक जा रही हैं। आपने बहुत सटीक चिंतन प्रस्तुत किया है कि कोरोना काल के अंदर हिंदी का महत्व बढ़ा है, संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ा है। हमारी जीवन शैली को अपनाया जा रहा है, नमस्ते को ग्रहण किया जा रहा है, हाथ मिलाना छोड़ा जा रहा है। इससे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात क्या होगी। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ, 7:32 हो चुके, मैं आमंत्रित करता हूँ श्री हरगोविंद जाम, पानीपत से हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं। आप हिंदी के विषय में राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं। हमारे श्री हरगोविंद जाम बहुत क्रांतिकारी विचार है। तो आपके क्रांतिकारी विचारों को सुनने के लिए हम सभी बेसब्री से प्रतीक्षारत हैं। आप मंच पर आए और अपने विचार से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय हरगोविंद जाम। धन्यवाद अनुज भारतभूषण जी, आपने जोड़ा। स्वागत सर, स्वागत सर। आपने जोड़ा, आपका बहुत बहुत आभार। हालांकि मैं आपकी तरह विद्वान नहीं, हिंदी इतनी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बोलता हिंदी हूँ, लिखता हिंदी हूँ, चाहे टूटी फूटी लिखता हूँ। क्या बात है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमारी हिंदी भाषा जो है, आपने जैसे कि पूनम जी ने कहा कि संस्कृत से निकली है। संस्कृत हमारी देवों की भाषा थी, ये भी ठीक है। तो अब आज जो संस्कृत है वो विद्वानों की भाषा हो गई है, आम आदमी की भाषा नहीं रही वो संस्कृत। ब्राह्मण और ये सारे विद्वान जो है वो तो संस्कृत बोल लेते हैं, इसलिए हिंदी का महत्व अधिक बढ़ गया है। हिंदी एक आम सरल भाषा है जो हर आदमी बोल भी सकता है, समझ भी सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हिंदी जो हम बोलते हैं वही उसका अर्थ निकल के आता है, उसके कई अर्थ नहीं निकलते हिंदी के। हिंदी आप सरल है, मृदु है, और सबसे बड़ी कि विशाल है। आप उसका विशाल हृदय देखिए, उसमें आप इंग्लिश को भी एडजस्ट कर गए, पंजाबी को भी एडजस्ट कर गए, फारसी को भी कर गए, उर्दू को भी कर गए। इससे बड़ी विशालता क्या होगी? इससे बड़ी विशालता हिंदी की क्या होगी कि उसने सब सारे शब्द एडजस्ट कर लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर मैं पीछे एक कविता लिखी थी, महादेव शिव और हिंदी, तो महादेव शिव ने भी इसी पर मोहर लगाई। जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखनी शुरू की तो उन्होंने संस्कृत में लिखनी शुरू की। शायद आप सब विद्वानों को पता होगा। वो रात को रामायण लिखते थे, सुबह मिटी पाती थी। रात को रामायण लिखते थे, सुबह मिटी पाती थी, तो बड़े परेशान थे। तो उनको सपने में आके शिव जी ने कहा कि आप इस रामायण को हिंदी में लिखिए, क्योंकि आज जो जरूरत है लोगों को हिंदी की जरूरत है, ब्रज भाषा में लिखिए। तो उन्होंने जब हिंदी में लिखी तो कहते हैं कि जब उनकी रामायण पूरी हुई तो शिव जी ने खुद हस्ताक्षर की, उस पर अपना स्याही लगाई कि हाँ ये रामायण पूरक है। तो इसका मतलब भगवान भी हिंदी को प्रेरणा देना चाहते थे, भगवान शिव भी चाहते थे कि हिंदी आगे हमारी बढ़े। अब सबसे हमारे लिए सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे लोग, चाहे आपको बुरा लगे ये बात, हमारे लोग तो अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। वो अपना स्टेटस मान रहे हैं कि हम अंग्रेजी सीखेंगे, हमारे बच्चे अंग्रेजी। अरे भाई, बच्चों को अंग्रेजी में डालिए। अंग्रेजी एक कॉमन भाषा चाहे हमारे विश्व की बन गई हो,
लेकिन आपको अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में जरूर डालें, लेकिन उसको हिंदी विषय जरूर लेकर दें, ताकि वो हिंदी से ना पिछड़ जाए। हिंदी ने आगे हमारा ज्ञान बढ़ाना है। ये विश्व गुरु हम तभी बन सकते हैं जब हम हिंदी को प्रोत्साहन दें, अपनी भाषा पर गर्व करें। अब फॉरेनर्स तो हिंदी की तरफ आ रहे हैं। वो हमारा गीता ज्ञान देख लो, भगवान कृष्ण का, सारे गीता की तरफ झुक रहे हैं। आज गीता ज्ञान जो हमारा विश्व में छाया हुआ है, उसको सब पूजते हैं। कर्म प्रधान है, आत्मा अमर है, ये सारा गीता से मिला है हमें, और वो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं संस्कृत के, उनके अनुवाद हिंदी में है, वो हिंदी में वो जानना चाहते हैं। हम नकल करके पश्चात्य की ओर भाग रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें आपस में ये हमें फैलाना होगा कि हम हिंदी को ना छोड़ें। अपने बच्चों को चाहे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएं, इंग्लिश का विषय जरूर पढ़ाएं, लेकिन हिंदी के विषय को इग्नोर ना करें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा। हिंदी को जितना हम प्रोत्साहन देंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं, जब हम हिंदी अपनी भाषा पर गर्व करेंगे, अपने देश पर गर्व करेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी खोज कर दी, आज तक साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई। वो सारी खोज संस्कृत में है, और हिंदी संस्कृत से ही जन्मी है। तो हम हिंदी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो इसलिए मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप मेरे से विद्वान लोग बैठे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि गुरुकुल पे जोर दिया जाए। हम गुरुकुल में ना पढ़ा सकें, गुरुकुल की परंपरा पे जोर होना चाहिए। गुरुकुल की परंपरा में हिंदी और संस्कृत को प्रोत्साहन मिलेगा, और अगर संस्कृत भी सीख जाता है तो हिंदी अपने आप आ जाती है। मैं ये समझता हूँ जिस बच्चे को संस्कृत आती है उसको हिंदी आ जाती है। तो गुरुकुल परंपरा पे ना भी जाए तो दोबारा इस बात पे जोर दूंगा कि अगर हमने मॉडर्न एजुकेशन दिलवानी भी है, तो विषय को हम बिल्कुल ना, अपने बच्चों को विषय जरूर लेके दें हिंदी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी वैसे तो अभी मैंने हिंदी दिवस गया तो 4 पंक्तियां लिखी थी। ए एप्पल से अंग्रेजी वर्णमाला जट ज़ेब्रा तक पहुंचाती है, सेब का लालच देकर हमको पशु तक हमको लाती है। आ अनपढ़ से शुरू होती हिंदी, आ अनपढ़ से शुरू होती हिंदी, ज्ञानी तक हमें पहुंचाती है। यही तो खूबसूरती हिंदी की, हमें अनपढ़ से ज्ञानी बनाती है, हमें अनपढ़ से ज्ञानी बनाती है। तो हमें अपनी हिंदी पर गर्व होना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मेरा समय हो गया 4-5 मिनट का, क्योंकि बाकी सबने बोलना है। नमस्कार, धन्यवाद, आभार। जाम साहब, आपने सचिन की तरह सेंचुरी मार दी। सही बात है। बस ये भारत भूषण की सेंचुरी है। मैं तो अपनी करेक्शन इसी से करवाता हूँ। मेरी कविता की करेक्शन भारत भूषण करता है। क्या बात है, वो विराट कोहली है, वो आज के प्लेयर है विराट कोहली। मैं छुपाया नहीं करता कुछ भी। मुझे कुछ अगर छपवाना होता तो मैं इनकी तरफ भेज देता हूँ। या मुझे मशहूर किया केसर कमल शर्मा ने, खुशबू फैला के केसर। क्या बात है, केसर जी का नमन है, नमन है, नमन है। मुझे दोबारा कविता में लाने वाले केसर कमल शर्मा या भारत भूषण वर्मा है भाई, ये जोड़ी है मेरे को। जो क्या बात है सर, दोनों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। शुक्रिया। श्री हरगोविंद जाम जी ने बहुत जो है प्रासंगिक चिंतन प्रस्तुत किया है कि हम हिंदी का जो महत्व कम कर रहे हैं, हम ही लोग हैं। कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं और अपनी हिंदी भाषा को विस्मृत करते जा रहे हैं। हिंदी संस्कारों की भाषा है, हमारे व्यक्तित्व की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदी है तो हिंदुस्तान है, हिंदी तो भारत की जान है। हम इसको भूल गए हैं। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुसरण और विदेश जाने की होड़ में हम हिंदी से पिछड़ते जा रहे हैं, जबकि विदेशी लोग हमारी संस्कृति को ग्रहण करते जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संपूर्ण विश्व के अंदर 100 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, संपूर्ण विश्व के अंदर। और इससे ज्यादा गर्व की बात, तीसरे नंबर पर है हमारी भाषा विश्व में। दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पे, चीन के बाद दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेवार हैं। अगर हम सभी एकजुटता का परिचय दें तो निसंदेह हिंदी जो है साइंस है, जो हमारी डॉक्टरी की भाषा है, उसमें हिंदी का प्रयोग हो। हमारे गांवों के अंदर प्रतिभा भरी पड़ी है, लेकिन वही बात है कि हिंदी बोल ना पाने के कारण वो बेचारे पिछड़ जाते हैं। ना तो वो वैज्ञानिक, जो हमारे इंजीनियर हैं, दुनिया भर के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो गांवों के अंदर है, बेचारे अंग्रेजी के चक्कर में
ना पढ़ पाने के चक्कर में अपनी प्रतिभा को वहीं खत्म कर बैठते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत भूषण जी इसमें हम नहीं सरकार, बिल्कुल बिल्कुल आपकी नंबर आवाज कट गई है। में लिखी हो तो ये चालान काट देती, सरकारें भी दोषी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। की क्या नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, जब उसका इंटरव्यू या कहीं होता है तो वो कहता है कि आप मुझसे बात कीजिए तो हिंदी भाषा में कीजिए, कितना प्राउड फील होता है। और क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, और कहीं ना कहीं ये संदेश जो आज नीरज चोपड़ा ने दिया है अपने, नीरज चोपड़ा क्या, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार यूएनओ में हिंदी बोली, अब मोदी जी सारा भाषण हिंदी में दे रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं पूरा, हम ही सहयोग नहीं कर पा। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ जल्दी ही हिंदी को मान्यता देने जा रहा है। संपूर्ण विश्व के कई देशों में भी जब भी भ्रमण करते हैं तो वो अपना भाई बहनों से अपना वक्तव्य शुरू करते हैं। हिंदी भाषी लोग इकट्ठे होते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं देशों के अंदर। तो ये एक बड़े गर्व का विषय है कि हमारे हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में हरिद्वार से श्री दीनदयाल दीक्षित जी बहुत प्रबुद्ध विचारक हैं, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। दीनदयाल दीक्षित जी बहुत अच्छे विचारक है, आपको आमंत्रित करता हूँ। श्री दीनदयाल दीक्षित जी आप आए और अपने विचारों से हमें अनुप्रेरित करें। मैं आपको बता दूं कि अगर समय कटता है तो दोबारा जुड़ना है, सिर्फ 15-1 मिनट का समय और लगेगा और हमारा कार्यक्रम संपन्न होने वाला। हमारे 3 विचारक अभी बोल जाएंगे। हाँ जी, बोल जाएंगे 2-3। हाँ जी ठीक मैं तो समय की पाबंदी दिखाई है आपको। सबसे पहले मैं समस्त प्रबुद्ध जनों को नमस्कार करते हुए अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा हिंदी का मान रखते हुए मैं ऐसी चिरजीवी हिंदी भाषा को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसी उपलक्ष्य में हम और आप एकत्र हुए हैं। बात यह है कि सबसे प्राचीन भाषा जो वैदिक भाषा है वो संस्कृत, तो संस्कृत से मिलता संस्कार, हिंदी से मिलता हिंदुस्तान। ऐसा मेरा देश महान, ऐसा मेरा देश महान। अगर संस्कृत नहीं होगी तो हम संस्कार ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अगर हिंदी नहीं होगी तो हम अपने हिंदुस्तान को खो देंगे। इसलिए इस हिंदी को बरकरार रखने के लिए, इस हिंदी भाषा को जीवित रखने के लिए आज सभी प्रबुद्ध जनों को, साहित्यकारों को, बुद्धिजीवियों को इसमें योगदान देने की आवश्यकता है। आज के दौर में देखा गया है कि इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय खोले गए हैं, उन विद्यालयों में इंग्लिश की तरफ हर आदमी का, हर पब्लिक का रुझाव है, उधर ही दौड़ते चले जा रहे हैं। और फिर आगे चल करके देखा जाता है तो न तो वो इंग्लिश के मतलब के रहे और न हिंदी के मतलब के रहे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हिंदी को भी खो दिया, बिल्कुल सही बात, हिंदी को भी खो दिया। जहाँ पर हिंदी की बेसिक लेकर के हमको चलना था, हिंदी की जड़ को पकड़ करके चलना था, उस हिंदी भाषा की जड़ को भी खो दिया और अंग्रेजी का हमें कोई फल भी नहीं मिला। सही बात। तो ऐसा वृक्ष बीच में ही सूख गया, ऐसे लोगों की नैया बीच में डूब जाती है। हमारी हिंदी का प्रसार वैश्विक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। एक विद्वान हुए हैं फ्रांस के, गार्सा दत्तासी, उन्होंने भी भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी भाषा में एकदम उसका व्यापक प्रसार किया है, उसको लिखा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक विदेशी साहित्यकार हमारी हिंदी भाषा को हिंदी साहित्य में लिख करके और अपने देश में उसका प्रसार कर रहा है। अब बात आती है उसके वैश्विक स्तर पर प्रसार की। तो वैश्विक स्तर पर प्रसार यह है कि जो प्रवासी लोग हैं वो समस्त प्रवासी लोग साहित्यकार इस योगदान में, इस सहयोग में, इस के व्यापक प्रसार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक वह ब्रिटेन में निवास कर रहे हैं भारतीय मूल के, उनका नाम है तेजेंद्र शर्मा जी। और उन तेजेंद्र शर्मा जी ने
हिंदी भाषा के प्रसार के लिए वहां पर एक बार फिर होली, ये उनका लिखा हुआ एक कहानी का ग्रंथ है, कहानी है उनकी, और उन्होंने एक बार फिर होली, होली शब्द है वो है हिंदी है, और होली संस्कृति है वही हिंदुस्तान की है। एक बार फिर होली कहानी को ब्रिटेन में बड़ी दीदारी के साथ में पढ़ा जा रहा है। और भी मूल के प्रवासी भारतीय हैं, और क्या प्रभाव बताऊं मैं इस हिंदी भाषा का। शुरुआत से ही आप देख लीजिए, वैदिक काल से हम देखते हैं, या और आप बात कहें कि आदि कवि कालिदास जी ने, जो कि उनका विक्रमादित्य महाराज के समय पर कार्यकाल माना जाता है, उन्होंने संस्कृत में कितने साहित्य लिखे। उन्हीं संस्कृत भाषा के साहित्य को देख करके ही, और विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने उसी भाषा को यूं की त्यों परिवर्तित कर दिया, तभी तो वो कालिदास कहलाते हैं, विलियम शेक्सपियर। अगर वो परिवर्तित उस संस्कृति को, उस कहानी को, उस भूमिका को, तो विलियम शेक्सपियर भारत के कालिदास नहीं कहलाते। अब भी और बात आती है कि 16वीं शताब्दी में जो विलियम शेक्सपियर ने ज्यादातर अपने ड्रामा में, अपने ग्रंथों में, अपने स्टोरियों में भारतीय संस्कृति को अपनी ब्रिटेन की संस्कृति से जोड़ा है। इन विचारधारा को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो मूल रूप से भारतीय लोगों से जुड़ना अति आवश्यक है। वास्को ड गामा आया था, उसे क्या पता था, दिशा भूल हो गई थी, वो कुछ जानता भी नहीं था। तो यहाँ पर साहित्यकार ने, नागार्जुन ने लिखा है, मिलता अरुण या मधुमय देश हमारा, अरुण या मधुमय देश हमारा, दूर छित से आन सभी को मिलता एक सहारा, अरुण या मधुमय देश हमारा। तो हिंदी की उसके प्रभाव से ही उसने, वास्को ड गामा ने यह कहा था कि भाई इस हिंदुस्तान में आकर के मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, मैंने इस हिंदुस्तान से विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं ली, विभिन्न प्रकार की सोच ली, और इन विचारधाराओं को सीख करके मैं अपने जा करके इसका प्रसार करूंगा। आंतरिक रूप से उनका गुण कुछ भी हो, यह हम ऐसे बात को नहीं रख सकते, लेकिन व्यापक रूप से अगर देखा जाए तो हिंदी प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक युग तक अपना व्यापक प्रसार कर रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमारे आदरणीय हरगोविंद झाम जी ने बताया कि हिंदी अ से शुरू होती है और ज्ञ पर जाकर के खत्म हो जाती है, अर्थात यह अपने आप में मानवता को लिए हुए, समेटे हुए है, क्योंकि अ से अज्ञान और ज्ञान से ज्ञान। जब बच्चा पैदा होता है तो पूर्ण ज्ञान नहीं होता उसे, वह समाज में आकर के, दुनिया में आकर के कुछ सीखता है, और सीखने के बाद में उसका ज्ञान मिटा है तो केवल हिंदुस्तानियों का ही मिटा है, बाकी के विदेश में किसी भी लोगों का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रकार, चाहे वो महान हो चुका हो और चाहे वो निम्न कोटि का रहा हो, उनका ज्ञान नहीं मिटा है। वही बात उनके प्रसिद्ध होने की, वो प्रसिद्ध किसी वजह से हो, लेकिन यहाँ पर तो ज्ञान को प्रकट करके और अज्ञान को खत्म करके ही व्यक्ति महान हुआ है। इस हिंदुस्तान में पैसे वाले के लिए कभी भी कोई स्थान नहीं है। स्थान मिला तो विद्वान लोगों को, और विद्वान हुए तो अपनी भाषा को लेकर के, अपने चरित्र को लेकर के, अपनी इंसानियत को लेकर के, अपनी मानवता को लेकर के, इसी भावना विचारधारा को लेकर के कोई व्यक्ति महान हुआ है। इसलिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में आधुनिक समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक समूह का उदय हुआ है, और इस उदय में पता नहीं हकीकत में साहित्यकार हैं या चोर छुपे हुए हैं, या फिर वैसे ही अपने नाम कमाने के उद्देश्य से निकल पड़े हैं। विभिन्न प्रकार की रचनाएं आमंत्रित होती हैं, उनकी विभिन्न प्रकार के कविताएं उनकी प्रकाशित होती हैं, न तो कविताओं में, रचनाओं में कहीं पूर्ण विराम है, न कहीं अल्प विराम है, न कोई कला पक्ष है, न कोई भाव पक्ष है। और मैंने ऐसे बोल दिया था कि हिंदी की आप क्यों दुर्दशा कर रहे हो, तो वो मेरे ऊपर झगड़ा करने के लिए उतारू हो गए। पूरी कविता में कहीं भी न तो अल्प विराम था और न ही पूर्ण विराम था, कहीं भी नहीं। और कविता होने की कम से कम 20-25 लाइनें की। जब मैंने उनको ये टोका तो उन्होंने कहा आप साहित्यकार हैं, अपने पास ज्ञान रखो। इस प्रकार की सोच से, इस प्रकार की विचारधारा से तो हिंदी का व्यापक प्रसार नहीं हो सकता,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति विदेश में जा करके हिंदी बोलेगा, हिंदी का उच्चारण करेगा, अगर वो गलत उच्चारण करता है तो गलत लोग गया था तो ये कह गया है। लेकिन आधुनिक दौर की जैसे हिंदी शब्द लिखते हैं उसमें से ना अलोप हो गया है आधा, और बिंदी उसका अनुसार काम कर रही है, बिंदी अनुसार काम कर रही है, तो इस वजह से शुद्ध हिंदी में वो हिंदी शब्द माना जाता है। तो ऐसे साहित्यकार आज के दौर में हमारे सामने आएंगे तो हमारा साहित्य वैश्विक पटल पर उन्नत शिखर पर पहुंचेगा। अगर हम किन्हीं कारणों से न तो हिंदी के मतलब के रहे, न संस्कृत के मतलब के रहे, उधर अंग्रेजी के पीछे दौड़ लिए और न उधर मतलब के रहे, तो हमारे हिंदुस्तान की एक दिन हालत खराब हो जाएगी। क्यों कि यही हाल हुआ था मुगल काल में। क्या था, उर्दू प्रचलित में क्यों थी? उर्दू प्रचलित में यह थी कि हिंदुस्तानियां अपने संस्कृति को, अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को, अपनी भाषा को भूल चुके थे। वैदिक भाषा का आलोप हो गया था, उर्दू भाषा प्रवेश कर गई। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपनी संस्कृत भाषा को बरकरार रखते, संस्कृत भाषा को अपने प्रयोग दिए हुए होते, और आज के दौर में आकर के संस्कृत का प्रचलन होता और हिंदी की भी उच्च शिखर पर पहुंच जाती। लेकिन आज हम अधूरे ज्ञान में, अधूरी जानकारी में, कुछ कुंठित भावनाओं में रहेंगे तो फिर दौर वही आ रहा है। पता नहीं पाश्चात्य देशों का प्रभाव होगा या फिर इस्लाम कंट्री का प्रभाव होगा और हिंदी की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। इस विषय को लेकर के, इस भावनाओं को लेकर के बड़ी आत्मीयता के साथ में चिंतन करने की हमें जरूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय दीक्षित जी ने बहुत सार्थक चिंता भी जाहिर की है कि अज्ञ से ज्ञानी बनाती है, अज्ञ जिसको ज्ञान नहीं है और ज्ञानी जिसको ज्ञान है, अज्ञ से ज्ञानी बनाने की जो कल्पना है वो हिंदी के माध्यम से ही ग्रहण की जा सकती है। तो हिंदी के वर्चस्व को बढ़ाने का दायित्व हम सभी साहित्यकारों का, हम सभी बुद्धिजीवियों का है। तो हम सभी इस नेक कार्य में अपनी आहुति देते रहें और हिंदी का प्रचार और प्रसार हम करते रहें। इसी भावना के साथ श्री दीनदयाल दीक्षित जी ने अपने विचार रखे। आपके विचार ग्रहण करने योग्य हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं पानीपत पहुंच रहा हूँ। पानीपत से श्री केसर कमल शर्मा जी जुड़े हैं और श्री केसर कमल शर्मा जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश हिंदी का जन्मस्थली है। जहाँ उर्दू को अच्छी तरह बोला जाता है, वहाँ हिंदी का शुद्ध उच्चारण उत्तर प्रदेश की धरती से होता है। तो अब हरियाणवी हो गया जी। हाँ, तो अब तो मैं हरियाणवी हो गया। आगे हरियाणा की खुशबू आ गई आपकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो श्री वो ऐसा है ना, 60 साल हो गए हमारे को यहाँ आए हुए। जी जी, 60 साल हो गए। 60 साल बहुत होते हैं और एक दशक है पूरा। हाँ, 6 दशक, बताइए। 6 दशक। मैं उत्तर प्रदेश से, अब नहीं, ठीक है, मेरा जन्म स्थान वहां पर है। जी जी, धन्यवाद। आप हरियाणवी हो गए? अब हरियाणवी हो गए जी आप? हाँ जी, बिल्कुल हरियाणवी हो गए जी। हरियाणवी भी हिंदी है। हरियाणवी भाषा नहीं है, मैं बता दूं, हरियाणवी बोली है और बोलियां तो चलती रहती हैं। और तो मूल रूप से हमारे हरियाणा की जो भाषा है वो हिंदी ही स्वीकृत है। तो श्री केसर कमल शर्मा जी आप आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद वर्मा जी, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने हम दोनों को, मेरे बड़े भाई श्री हरगोविंद झाम जी कमल और मुझे, आपने ये अवसर दिया है। हालांकि मैं इस विषय में, हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो जी? साथ दिया है उन्होंने हमें। तो मैं एक मुक्तक से शुरुआत करूंगा। माथे की शोभा बिंदी है, माथे की शोभा बिंदी है, भाषा की शोभा हिंदी है, गैरों पे ममता करती है, गैरों पे ममता करती है, ये हिंद की भाषा हिंदी है, ये हिंद की भाषा हिंदी है। वर्मा जी, ये हिंदी जो है हमारी विश्व के अंदर दूसरी सर्वाधिक बोलने वाली भाषा बन गई है। और हिंदी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी की जो उपेक्षा हो रही है उसके जिम्मेवार हम हैं, हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं।
मैं बताऊं, मैंने अपने बच्चों को, मेरी दो बेटियां और एक बेटा है, मैंने इनको सरकारी स्कूलों में पढ़ाया। अब मेरा बेटा, मेरे 2 पोते हैं और दोनों पोतों को अंग्रेजी स्कूल में मेरा बेटा भिजवा रहा है। मेरी कोई चली नहीं है। मैं चाहता था वो हिंदी मीडियम में पढ़े, बड़े अच्छे शिक्षक वहाँ सबसे बढ़िया होते हैं जी। तो हिंदी स्कूल जो होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ एक से एक बढ़िया शिक्षक होते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की जो है चकाचौंध में हम लोग जो है ना उनकी तरफ ही भागना शुरू कर देते हैं। सही कह रहे सबसे हैं। बड़ी बात यह है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले माँ शब्द याद आता है। माँ के बाद जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मम्मी कहना शुरू कर देता है, और जब मम्मी कहना शुरू कर देता है और स्कूल जाना शुरू कर देता है, ABCD सीखना शुरू कर देता है। आओ को तो वो सीखता नहीं है, ABC सीखता है। और क्या होता है कि वो मम्मी से मोम बन जाती है, मम्मी से मोम बन जाती है। और इसी तरह जो पापा है, पिता है, वो पापा बन जाता है, डैडी बन जाता है, डैडी से फिर डैड बन जाता है, डैडी से डैड बन जाता है। देखिए कितनी जबरदस्त बात, मतलब हम लोगों को ये हो जाता है, डैड हो जाते हैं। हाँ जी डैड हो जाते हैं, रिश्ते ही डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। हाँ जी। और जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 1900 मतलब लगभग मुझे 20 वर्ष हो गए। हमारा एक मीडिया क्लब बना हुआ है पानीपत के अंदर। हमारे संरक्षक है राकेश मित्तल, जो पानीपत में साप्ताहिक पत्रिका निकालते हैं अपना पक्ष, और 35 वर्ष हो गए। हम जो 20 वर्षों से हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हर 14 सितंबर को हम कोई न कोई उत्सव मनाते हैं हिंदी दिवस के ऊपर। हिंदी दिवस पर उत्सव मनाते हैं, और वहाँ जो भी अच्छा काम हिंदी के लिए प्रचार प्रसार करता है, हम उनको सम्मानित भी करते हैं। और इस बार हमने 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा बढ़ा दिया है। 2 अक्टूबर तक हमारा ये हिंदी का कार्यक्रम चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो है अपने घर से शुरुआत करते हैं। हमने ये देखा है कि हम जो है ना, ज्यादातर जो हमारे निमंत्रण पत्र होते हैं वो हम अंग्रेजी में छपवाते हैं। मैंने ये देखा है हमारे कई रिश्तेदार अनपढ़ हैं और वो अंग्रेजी में अपना वो छपवा देते हैं निमंत्रण पत्र। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी की थी अभी, तो मैंने अपना निमंत्रण पत्र हिंदी में ही छपवाया था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर सभी लोग हिंदी में काम करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हिंदी में अपने हस्ताक्षर करना शुरू कर दें। और मेरे बड़े भाई जाम साहब बैठे हैं यहाँ, ये मीडिया क्लब के सह सचिव भी रहे हैं, महासचिव रहे हैं। इन्होंने लगभग 15,000 पत्र, शपथ पत्र लोगों से भरवाए थे 2018 में, 2017 में। मैं बड़ा इनका एक बार शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। 15,000 शपथ पत्र भरवाए थे स्कूलों में जा जाके कि भाई आप लोग हिंदी में व्यवहार करो। और तो और हमने स्कूलों में जो टाइयां है ना वो भी उतरवा दी भाई, ये अंग्रेजी की निशानी है। तो ये जो चीज है ना, और आप ये देखो कि लोग बाग जो है ना हमारे यहाँ पर जो विज्ञापन है और साइन बोर्ड जो है ना वो इंग्लिश में बनाते हैं। हम ये सोचते हैं कि सभी लोग अगर इसका वो करें, हिंदी में अपना साइन बोर्ड बनवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जबकि हम ये सोचते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में ही सब कुछ होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है हमने 2018 में रेलवे के सभागार में हमने ये मीडिया क्लब का हिंदी उत्सव मनाया था। वहाँ हमारे स्टेशन अधीक्षक जो इस समय भी हैं श्री धीरज कपूर, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की। और आज तक, तब से लेके अब तक, वो पूरा स्टेशन का कार्यभार हिंदी में ही चला रहे हैं, हिंदी में ही सारे से सभी से साइन ले रहे हैं। मतलब उनको भारत सरकार ने कई बार सम्मानित भी किया है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग इसी प्रकार करते रहें, और जो है जो हमारा हिंदी का जहां पर जरूरत हो वहां हिंदी में करते रहें। ये ठीक है कि हमारी जो दूसरी भाषा है, जो हमें दूसरी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए,
वो अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमें हिंदी के महत्व अधिक देना चाहिए। और हिंदी आजकल तो वैसे भी अब जो है ना यूपीएससी की परीक्षाओं में हिंदी को भी स्थान दे दिया गया है और ये अच्छा कदम है। देखिए, अब तक हमारी ये राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, साहित्यकार लोग, आप जैसे लोग, यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हिंदी का जो स्थान है वो राष्ट्रभाषा का, वो हमें मिलना चाहिए। इतना ही मैं कहूंगा, क्योंकि आप लोग जो है ना अच्छे अच्छे विद्वान मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं तो खुशी नहीं हूँ। धन्यवाद जी। 2019 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में हिंदी भाषा में 8 लाख विद्यार्थी फेल हुए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 8 लाख विद्यार्थी फेल हुए थे, बताओ गजब हो गया है इतनी मात्रा में फेल होना अपनी मातृभाषा में। चलिए बाबू सिंह आगे बढ़िए, कोई छूट जाएगा, कुछ नेटवर्क कट जाएगा, कट जाएगा, कोई ना कोई रह जाएगा बोलने से। आगे बढ़िए जी। श्री केसर कमल शर्मा जी ने बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की जो कवायद शुरू की हुई है, इससे बचना चाहिए। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हमारे बच्चे अंग्रेजी के चक्कर में हिंदी से तो दूर हो ही गए हैं। उन बच्चों को अगर कोई मार्केट में सामान खरीदने जाना हो तो उनको कहे 85 रुपये बोले तो वो कहते हैं बोलिए आप बताइए क्या 50, 45 का नहीं पता, 40 का नहीं पता, 45, फिर उनको बोलना पड़ता है इतना कोई बोलेगा तो आप वापिस इतने लेके 97, 99। और अंग्रेजी बोल भी नहीं पाते, अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते। तो मेरा पोता भारत भूषण वर्मा जी, मेरा पोता 6 साल का है। हाँ जी। उसे हिंदी में अगर बताओ ना कि भाई ये नंबर है मोबाइल नंबर, कहेगा नहीं दादू इंग्लिश में बताओ। इंग्लिश में बता, इंग्लिश में तो वो हिंदी में इंग्लिश में डायल करेगा। आप ये देखिए कितने वो हो गया है। मुझे हिंदी साहित्य स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पत्र मिला था 2016 में। तो जो हिंदी के लिए काम करते हैं लोग, उनकी जो कार्यशैली है वो बड़ी प्रशंसनीय है। श्री रामेश्वर दयाल गोयल जी हैं, जो हमारे पटल के, जो आध्यात्मिक पटल के संस्थापक हैं। तो उनका एक ये है कि वो उनके घर में कोई शादी का कार्ड अगर इंग्लिश भाषा में लिखा आ गया तो उनके घर में नहीं जाते थे खाना खाने। कोई निमंत्रण रिश्तेदार का आ गया ना, वो अपना तो छोड़ो, उनके घर में अगर हिंदी वाला पत्र आ गया, निमंत्रण पत्र, तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में आ गया तो उनके घर में भी कनेक्शन कट। ऐसा ही हमारे पानीपत में कई बंदे हैं जी। हाँ जी। तो मतलब स्कूटर पे नंबर भी हिंदी माध्यम में लिखा है, स्कूटरों पे, मोटरसाइकिलों पे, बताओ ऐसे भी चालान हो जाएगा। हिंदी माध्यम में लिखा होगा, चालान कर देंगे। देखिए यही दुर्भाग्य है। सही बात कह रहे हैं। तो ये जो है ना, शुरुआत घर से करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा। और सरकार को भी शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा जो हिंदी का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हो सके। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री प्रोफेसर कुलविंदर सिंह एहसास जी को। आप आए और अपने विचारों से हमें कृतार्थ करें। कुलविंदर सिंह जी, स्वागत सिंह साहब। नमस्कार। मैं समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए अपने वक्तव्य को पूरे 5 से 6 मिनट में जरूर खत्म करूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े गुरुजनों को, हरगोविंद जी को, केसर जी को, सारे गुरुजनों को मैं प्रणाम करूंगा। और भी उम्र में बड़े लोग हैं, उन सब का भी, और जो मेरे मतलब ज्ञान में तो सारे ही बड़े हैं। तो सीखना है सर। भाषा और बोली 2 चीजें हैं। बोली जो है वो कोस को उसमें बदल जाती है और बोली प्रभाव में आती है, और जब भाषा है वो प्रभाव में कम आती है, और उसका पूरा एक सामर्थ्य होता है, उसका व्याकरण होता है, उसके अंदर व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, उसकी ग्रामर होती है। मैं 1950 की बात करूं तो 14 सितंबर 1950 को भारतीय हिंदी को एथोराइज्ड लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। और 71 साल हो गए, मगर अभी तक राष्ट्रभाषा होने में कुछ समय बाकी है। एक बड़ी बात यह है कि 61 करोड़ के करीब विश्व भर में लोग हिंदी बोलते हैं, जो इंटरनेट का डाटा है।
42 करोड़ भारत में हिंदी में बात करते हैं। 176 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे विश्व में जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। बहुत बढ़िया। 20 देश हैं जहां हिंदी आधिकारिक भाषा है। और YouTube में जब से पिछले 15 साल से YouTube आया है, 93% प्रतिशत जो भाषा का विकास विस्तार हुआ है वो हिंदी का हुआ है। लोग 93% हिंदी के वीडियो देखना पसंद करते हैं। 2006 में 15 साल पहले हिंदी को मतलब हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाना शुरू किया गया था। आज 15 साल हो गए। 45 यूनिवर्सिटीज हैं यूएसए में जिनमें हिंदी का पठन पाठन होता है। और ये एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात है, 79 और 89 का फर्क या 68 या 59 का फर्क आज भी लोगों को कहीं ना कहीं। और पिछले 10 साल में 10 करोड़ नए हिंदी भाषी पैदा हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 5 साल में साउथ इंडिया दक्षिण भारत में 22% लोगों में हिंदी ज्यादा बोली जाने लग पड़ी। ये बड़ी बात है। और इंटरनेट के कारण 94% हिंदी का विकास और ज्यादा हुआ। ये भी बड़ी बात है। 68% लोगों का हिंदी पर विश्वास है। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, नकारात्मक बातें भी हैं। 78% लोग अपना हस्ताक्षर हिंदी में नहीं करते। ये नकारात्मक बात है। 60% लोग, टू बी प्रिसाइज, बिल्कुल खास बोल तो 61% लोग अपना कोई भी फॉर्म भरना हो तो वो हिंदी में नहीं भरते। नंबर प्लेट अगर हिंदी में हो तो चालान हो जाएगा। और जब भी आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं अंग्रेजी भाषा के लिए 1 दबाएं और हिंदी भाषा के लिए 2 दबाएं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बातें हैं, नकारात्मक बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि 86% लोगों को, भारत में 86% लोगों को स्वर, व्यंजन, उच्चारण की कोई बात पूछ ली जाए तो उनके लिए ये बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। और उल्टा इसके 90% लोगों को ए से लेकर जेड तक सब कुछ आता है। तो ये थोड़ा सा है। 113 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी पूरे विश्व में। और 111 करोड़ लोग चीनी मैंडेरियन भाषा बोलते हैं। और 61 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। और इसमें एक चीज है कि हर 10 शब्दों में 3 शब्द उर्दू के या दूसरी भाषाओं के हिंदी में आ चुके हैं। इतनी हिंदी एक्सेप्टिंग नेचर की है, कोऑपरेटिव नेचर की है, अपने आप को लोगों को बीच में समाती रहती है और भाषाओं को भी अपने साथ लेती रहती है। और बड़ी बातों में यह है कि रोजमर्रा में व्याकरण, समृद्ध, ये सब चीजें हम लेते जाएं तो ज्यादा विराटता, विशालता, समृद्धता सम्माहित करने की जो अलग अलग लोगों ने बहुत कुछ कह दिया कि अपने बच्चों को हिंदी के अंदर पठन पाठन की तरफ मोड़ना चाहिए। हिंदी फिल्मों में कमाई करते हैं अरबों करोड़ों की और अंग्रेजी में इंटरव्यू देते हैं। ये थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जिन पर हम काम कर लें तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और हिंदी के साहित्यकार, बहुत सारे साहित्यकार, नागार्जुन जी, निराला जी या मैथिली शरण गुप्त जी मंदहाली और गरीबी की हालत में गए। ये बहुत बड़ा हिंदी का दुर्भाग्य है। इतनी बड़ी सेवा उन्होंने की हिंदी की, तो कौन हिंदी में आना चाहेगा कि उनकी तरह गरीबी में मरने के लिए? नहीं, हमें उन सबका सम्मान किया जाना चाहिए था, नहीं किया। आज संभल लें, आज से करना शुरू करें। आज भी जो हिंदी में मैं करियर काउंसलर हूं, तो हिंदी में जो भी अपनी शिक्षा पूर्ण करता है तो वो कहता है सर मैं इसमें मास्टर्स नहीं करना चाहता, दिक्कत आएगी। तो मैंने कहा नहीं करो, इसमें अब ज्यादा बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ता चला जा। और ये मैं अपने आप को संकोचूंगा और माफी चाहूंगा कि मैं हिंदी का कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन कॉमर्स का होते हुए भी हिंदी में आपने मुझे बुलाया। बहुत शोध करके बता दिया, बहुत शोध करके बता दिया। बढ़िया, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी संख्या बता दी। बिल्कुल। आपका जो भारतभूषण जी, मुझे इजाजत अगर तो मैंने 8 बजे तक कहा था आपको। जी जी बिल्कुल 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 सर, आपको इजाजत है। सुनना चाहता था, सारा स्टाफ बाहर खड़ा है।
हाँ जी, हाँ जी, नहीं रह गया। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय, बेशकीमती समय दिया है, जो आपका मैं बैठ का समय आपने दिया। तो मेरे घर में सारा स्टाफ रुका रहेगा, और कोई बात नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। मैं यूट्यूब पे सुन लूंगा, आपको हर हालत में सुनूंगा। जी जी जरूर। थैंक यू नहीं बोलना चाहिए था, मैं धन्यवाद बोल रहा है आज हिंदी के ऊपर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। गुस्ताखी माफ सबसे करता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही ने कहा था मुझे जल्दी वाले ना, मुझे जाना है। बहुत अच्छा लगा। जल्दी जी सर, जी जी धन्यवाद। तो हिंदी की व्यापकता आप देख ही सकते हैं कि हमारे बहुत से शब्द इंग्लिश भाषा के शब्द। भारत भूषण जी, मैं 1 मिनट जरूरी बात कर लूं? जी जरूर जरूर। हाँ कर लो। ऐसा है जी कि 1980-85 के अंदर मैंने जर्मन आकाशवाणी डॉयचे वेले को सुना। वो हिंदी में प्रसारण कर रहे थे, और वहाँ हिंदी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा वो है, बहुत अच्छा प्रचार है वहां पर, और संस्कृत का भी प्रचार है वहां पर। देखो कितने साल हो गए, और आज भी जर्मन एम्बेसी हिंदी में पत्रिका निकालती है, जर्मन समाचार जी। मतलब आप ये देखो वो कितना हमारे देश को वो कर रहे हैं, तो हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर हिंदी छा जाएगी, ये मेरा ऐसा विश्वास है। आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं कोशिश करूंगा, कार में ध्यान रखूंगा, चला नेट तो। ठीक है सर, ठीक है तो कोशिश करूंगा, कार में चला तो चला के रखूंगा। जी जरूर, ताकि आपको सुन सकूं। हाँ कट गया तो माफी। जी। आदरणीय श्री प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी में ग्रहण क्षमता बहुत है। हमारे अनेक अंग्रेजी के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होने लग गए हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदी का प्रचार ही है कि हम रेल स्थानक को बोलने, अड्डा बोलने की बजाय, बस अड्डा बोलने की बजाय, स्थानक बोलने की बजाय हम स्टेशन बोलते हैं, रेलवे स्टेशन बोलते हैं। स्कूल को हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। विद्यालय, आज मैं बच्चों को बता रहा था स्कूल में कि बच्चों विद्यालय बोला कीजिए, ऐसा विद्यालय। जब मैं पाठ पढ़ा रहा था तो मैं विद्यालय बोलेंगे, तो विद्यालय नहीं सर, स्कूल बोलेंगे हिंदी में। मैं फिर इसको हिंदी में लिखा कीजिए। तो ये हिंदी की व्यापकता है। आज हर बुजुर्ग से पूछो कि हॉस्पिटल बोलना इजी लगता है, आसान लगता है, लेकिन हॉस्पिटल को इंग्लिश में बेशक ना लिख पाए, लेकिन हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं। हॉस्पिटल शब्द अस्पताल या चिकित्सालय कोई नहीं बोलता। तो ये के अंदर जो अंग्रेजी समाविष्ट अंग्रेजी के शब्द हिंदी भाषा में लिखे जाने लगे हैं, तो ये भी एक प्रकार का हिंदी का प्रचार ही है। मैं इसको हिंदी का प्रचार ही मानूंगा। और संपूर्ण विश्व के अंदर हम भारतवासी लोग पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि विदेशों में हमारा सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, और जहाँ कहते हैं कि हम जहाँ कोई भी जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसके संसर्ग का प्रभाव अवश्य पड़ता है, ये निसंदेह है। और अगर हम अंग्रेजी को ग्रहण करते तो हमारी हिंदी वो लोग ग्रहण कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और इस कारण हमारे जो हिंदी बोलने वालों की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, ये बड़े सम्मान का विषय है। और जहां तक जर्मन की बात की आदरणीय श्री कैसर कमल शर्मा जी ने, कि जर्मनी और संस्कृत बहुत नजदीक हैं। जैसे हमारे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, इसी प्रकार जर्मनी में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। जैसे हमारे शब्द रूप होते हैं देव देवो देवा देवम देवी देवा, इसी प्रकार वहां भी उनके भी शब्द रूप हैं, उनके भी धातु रूप हैं। जर्मन में भी बिल्कुल संस्कृत के ही समरूप चलती है। आप जानते हैं कि हिटलर जो थे, हिटलर जर्मनी के थे, और नाजीवाद के समर्थक होने के बावजूद भी उनकी ड्रेस पर स्वास्तिक का चिन्ह रहता। आप सभी जानते हैं कि स्वास्तिक जो है ना, हिंदू शक्ति को प्रतीक है, कल्याण का प्रतीक है। तो वो स्वास्तिक हिंदी बहुत नजदीक है उनके जर्मन वालों के, क्योंकि संस्कृत के नजदीक हैं। तो ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारी भाषाओं को विदेशी लोग ग्रहण करते जा रहे हैं, लेकिन हमें भी ग्रहण करने की जरूरत है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे वेबिनार के जो मुख्य सहयोगी रहते हैं आदरणीय, जिनके ये पटल हमारा चल रहा है, श्री मुकेश भटनागर जी। मुकेश भटनागर जी, आप आए और अपने
वक्तव्य के साथ सभी की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम को संपन्न कीजिएगा। आदरणीय भटनागर जी, मुकेश भटनागर जी। बहुत शुक्रिया भारत भूषण जी। और मैं स्वागत है सर, स्वागत है। हमारे बीच से चले गए, पर फिर भी परंतु केसर कमल शर्मा जी, पूनम भटनागर जी, कुलविंदर जी, दीनदयाल दीक्षित जी को मेरा साधुवाद। वैसे तो कुलविंदर जी ने जो आंकड़े पेश किए वो बहुत ही उत्साहजनक, और हमें खुद गर्व हो रहा है कि जिस तरह से आंकड़े आपने पेश किए कि हिंदी का क्या योगदान है भारत में और विदेशों में। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा इस बात से कि जिस देश की भाषा बहुत मुखर होती है उसकी अस्मिता और चिंतन शक्ति जो है बहुत प्रखर होती है। यही कारण है कि जिन देशों में एक भाषा है, जो अंग्रेजी भाषा हम जानते हैं, उन लोगों की जो साइंटिफिक उपलब्धियां हैं, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं, वो हमसे एशिया के देशों से बनिस्बत बहुत ज्यादा हैं। और हम भारत में हम देखें तो हमसे सबसे पुरानी भाषा मेरे हिसाब से तमिल है। तमिल के बाद संस्कृत आती है, और विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में संस्कृत और पाली लैंग्वेज हुआ करती थी। गुरुकुल में संस्कृत चला करती थी। और संस्कृत, जैसे भारत जी आपने कहा कि जर्मन में तो हमारी संस्कृत बहुत प्रचलित है, और वहाँ हमारे वेद और गीता का बहुत अध्ययन होता है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। और यही कारण है कि भारतीय विद्यार्थी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा जर्मनी में पढ़ने के लिए गए हुए हैं। खैर ये अलग बात है। मैं जो बात कहना चाहूंगा, मुझे बड़ा फक्र है कि मैं जिस बैंक में रहा, मैंने 36 साल सेवा की, उसके संस्थापक हिंदी भाषी थे और एक से एक बढ़कर थे। लाला लाजपत राय, लाला हरगोविंद दास, लाला ढोलन दास और दयाल सिंह मजीठिया साहब लाहौर में उन्होंने बैंक बनाया था। और वो बैंक बढ़ते बढ़ते विभाजन भी है, उसके बाद भी क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेशों में था तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग थी, तो हम लोग सब मिलके रहे। और आज की स्थिति में यह है कि जो काफी विलय हो गए बैंक में हमारे, तो हमारी 13,000 शाखाएं हैं पूरे भारत में, और 1,13,000 हमारे एम्प्लॉइज हैं। मैं यहाँ इनका चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि काफी वर्ष पहले, 25-30 वर्ष पहले ये तय किया गया हमारे बैंक में भी कि हिंदी का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि अधिकारी वर्ग कभी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं। वह दक्षिण में भी जा सकता है, केरला में भी, तमिलनाडु में भी, और कर्नाटक में, उड़ीसा में। तो हिंदी अनिवार्य हो गई थी। हमारा एक लिंक लैंग्वेज भी होती है, और हम देखते हैं कि हिंदी जो है लगभग 2/3 प्रांतों में हमारे देश के हिस्सों में बोली जाती है किसी न किसी रूप में। जैसे कहा जाता है कि हमारे देश में 1 कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे वाणी। लेकिन वो जो अपभ्रंश भाषा है वो हिंदी का कहीं ना कहीं मिला जुला मिश्रण है। और मैं यहाँ आता हूँ कि एक भाषा एक राष्ट्र 14 सितंबर को हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा था, एक भाषा एक राष्ट्र अखंड भारत। मैं उसको सेकंड करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि सभी लोग एक भाषा हो तो हमारा स्वरूप ही कुछ और होगा। वैसे 14 सितंबर 1949 को जब अनुच्छेद 343 में इसका प्रावधान किया गया कि हमारी जो राजभाषा है, संघ की भाषा है, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। लेकिन उसके बाद संशोधन हुआ, 1967 में हुआ, 63 में हमारा राजभाषा अधिनियम आया, 76 में नियम के कुछ और फिर उसमें आए, और दुर्भाग्यवश तमिलनाडु को उसमें अलग किया गया। लेकिन सब ये रहा कि 2 भाषा में हर एक सरकारी कम्युनिकेशन होगी और कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। लेकिन हिंदी हम ये समझते हैं कि किस प्रकार से, जैसे कुलविंदर जी ने भी कहा कि हमारी हिंदी फिल्में जो हैं कितनी प्रचलित हैं, अरबों रुपए कमाती हैं, और कितना उसका दक्षिण भारत में भी बहुत देखा जाता है। और हमारे कई तो ऐसे कलाकार रहे हैं, राज कपूर साहब, और हमारे गीतकार अविस्मरणीय गीत गाए कि रशिया में हमारे हिंदी के गीत कितने प्रचलित हुए। और इस पर हम अब विदेश जाने लगे भारतीय, तो हर देश में हिंदी का प्रचलन हो रहा है। और फिजी एक ऐसा देश है भारत जी अपने साथियों, जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा उसकी हिंदी है। और ये जैसे कहा धाम साहब ने भी, केसरी जी ने, कि हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल के जो माँ बाप हैं यंग, वो प्रेफर करते हैं कि हम कॉन्वेंट स्कूल में जाएं। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में भी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कहीं ना कहीं रूप में संस्कृत का, हिंदी का और हवन का भी सिस्टम शुरू हो गया है। जैसे मैं नाम ही लूँ, अगर MIT का एक मेरा पोता भी वहाँ एडमिट हुआ है 3 साल का, तो वहाँ हमने ये देखा कि वहाँ पे हवन की सुविधा है, वहाँ मॉर्निंग में हवन भी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एनवायरनमेंट से बच्चे को लाभ होगा, उसकी क्या हमारी आयुर्वेदिक पद्धति रही। तो समझने की बात है कि उस समय जब कालिदास बिल्कुल निपट अनपढ़ थे, या डाकू रत्नाकर जंगल में लूटते थे, या तुलसीदास जी बड़े रसिक प्रवृत्ति के थे, इन लोगों ने प्रयास करके, मेहनत करके
संस्कृत में जैसे कालिदास जी ने अपने ग्रंथ लिखे, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, उन्होंने रामायण लिखा, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तो हम क्यों नहीं कोशिश करें कि सारे भारत में एक लिंक भाषा हिंदी के बनाई जाए। जैसे मैं अभी बताऊं, मैं 1 महीना बेंगलोर रह के आया, सुनने में कहने में अजीब सा लगता है, मुझे वहां लोगों से पूछना पड़ता था क्या आप हिंदी में बात समझेंगे, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। मैं अपने ही देश में देखिए अपनी भाषा को, राजभाषा को, उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या मेरी बात आप हिंदी में समझ पाएंगे। तो अक्सर काफी लोग कह देते थे, लेकिन एक हमारा एक टैबू सा हो गया है कि हिंदी को बोलना समझना ना, ऐसा लगता है कि हम कोई इंफीरियर स्टेटस के हैं। अभी जो चलन देख रहा हूँ, कोरोना के दौरान भी अधिकांश जो वेबिनार हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, कई टॉक शो हो रहे हैं, वो अंग्रेजी में हो रहे हैं, और अंग्रेजी में भी 5 स्टार होटल बड़े बड़े उसमें होते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उसका रिले जो है विदेशों में भी जाएगा। जबकि मैं देख रहा हूँ विदेशों में यदि हमने कनेक्ट किया तो वहाँ जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से और अफ्रीका से, वो मतलब उनके जो नेशनल्स हैं, उन्होंने हिंदी में हमसे बात करी। तो हमें ये समझना है कि हिंदी की कितनी लय है, उसमें एक अपने आप में, अगर आप पद्य में भी ना करें, हिंदी बोलने में ही बहुत सुंदर लगती है। और प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि हम हिंदी में रहें। रामचंद्र जी देखिए, अयोध्या से लेके दक्षिण और श्रीलंका तक एक भाषा बोलते बोलते उन्होंने सबको अपना बना लिया। कृष्ण जी मथुरा में पैदा हुए, गुजरात से होते हुए द्वारका तक उन्होंने एक भाषा अपनी उस समय की उन्होंने चलाई। तो क्यों ना हम जिनका नाम लेते हैं, महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये अपने हरवंश राय बच्चन साहब हैं, अपने खुद ये एक्टर्स हैं जो कितने अच्छे मुखर हैं, हिंदी भाषी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, उनका उच्चारण है इतना हिंदी में साफ और सरल और सहज लगता है कि सबको सुनने का मन करता है। उनकी मन की बात इतनी प्रचलित हो गई कि सब आम छोटे बड़े बच्चे सब सुनते हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम हिंदी में बोलें, और हिंदी को में बोलने से अपने को अब भिन्न समझा जाए कि हम सेकंड कैटेगरी के हैं। सभी जानते हैं कि अपनी भाषा, जब तक मातृभाषा कहते हैं हम, हमारी माँ की दी हुई भाषा, तो हमें जब अपनी माँ से जितना प्यार है, अपनी मातृभाषा से भी हमें प्यार होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक दृष्टांत बताना चाहूंगा। कई साल की बात है कि वर्ल्ड बुक फेयर में, पुस्तक मेले में, मुझे एक सज्जन मिल गए, अजीब सा चेहरा लिए थे। मैंने कहा काफी दुखी क्यों हो रहे हो? पता लगा था मैं तो अनपढ़ हूँ, गलती से यहाँ मेले में आ गया। तो कोई बात नहीं, उससे जब बात हुई तो हमारा अंतरंग बना, उससे जरा घनिष्ठता बढ़ी। तो मैंने कहा बेटे आओ, मैं आपको दिखाता हूँ मेला। तो मैं इत्तेफाक से साथियों उनको ले गया उस विभाग में, मतलब पवेलियंस में, जहाँ हमारी हिंदी हमारे लेखकों की थी। मुंशी प्रेमचंद जी हैं और दूसरे आजकल की महिलाओं ने लिखी हुई है बड़ी पुस्तकें। तो उसको इतना अच्छा लगा कि जी मैं तो ये समझता था कि बड़ा कठिन है, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में वो पढ़ाते हैं, बड़ा हर चीज इंग्लिश में होती है हिंदी के अलावा। तो उसको इतना रुझान हुआ हिंदी के प्रति, तो उसने अपना काम छोड़कर थोड़े दिन में, जहाँ वो काम करता था दिल्ली की फैक्ट्री में, वो अपने गांव गया, उसने प्रौढ़ शिक्षा ज्वाइन करी, और उसको वहां पे ये बताया गया कि हिंदी में ही उसे सारी चीजें समझाई गई। और हिंदी को समझते समझते आज ये 5-6 साल पुरानी बात है, वह गुजरात में जाके कहीं अपना अच्छा कोई बिजनेस कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट भी खोल लिया उसने। मेरा कहने का ये है कि हिंदी को ऐसा हम समझते हैं कि यदि हम सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वो हीन सी भावना है, जबकि हम सभी जानते हैं कि इरफान खान साहब ने की 2 पिक्चर आई है, एक हिंदी मीडियम और एक अंग्रेजी मीडियम। दोनों में अंततः पता लगा कि अंग्रेजी बोलने से वो कहाँ उलझ गए, और हिंदी मीडियम अंततः उन्हें लगा कि हिंदी ही अपनी भाषा है, बच्चों को हिंदी में हमें पढ़ाना चाहिए। तो मैं इन्हीं अपनी बातों से विराम दूंगा। और ये बहुत अच्छा विषय आपने चुना है कि हमें हिंदी का आगे बढ़ाया जाए। मैं एक पत्रिका का संपादक हूँ जो नेपाल से प्रकाशित होती है, और उसको 25 वर्ष हो गए। मैं कुछ और 3-4 पत्रिकाओं से भी जुड़ा हूँ। नेपाल में काफी हिंदी का प्रचलन है, और वह पत्रिका जो है हिंदी की है, और वह 55 देशों में उसका वितरण होता है। तो हम समझिए कि हिंदी को इस माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, किसी के पास कोई कविताएं हो, कोई लेख हो, कोई विचार हो, तो हम उसमें प्रकाशित करेंगे। और 55 साउथ एशिया देश और अन्य देशों में वो पत्रिका जाती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हिंदी से हम घबराएं नहीं, कि हमें ये ना समझे कि ये सेकेंडरी है। वी शुड बी प्राउड। मैं समझता हूँ हमें बहुत गर्व की बात है। मेरे बैंक में भी ये प्रयास किया गया कि हम जब सितंबर का महीना आता है, उस महीने हम एक स्मारिका निकालते हैं विशेषांग राजभाषा। तो मैंने तब 18-15 साल पहले कहा था
कि क्यों ना हम इसको अधिकांश हिंदी में ही रखें। अपनी जो उसका है TMG प्रतिभा नाम से प्रकाशित होती है वो, तो लगभग 75% वो पत्रिका हिंदी में छपती है और हमारे पूरे देश से उसमें लेख और विचार आते हैं, चाहे वो दक्षिण भारत से हो या गुजरात से हो या इवन कश्मीर से हो। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप कविताएं या कोई भाव लिखते हैं। तो मैं इन्हीं बात से अपने विराम दूंगा और हिंदी का हमें सबको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी में बात करें, हिंदी में विचार करें, हिंदी में लिखें और हिंदी में से ही उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सारगर्भित आपने बात रखी आदरणीय श्री मुकेश भटनागर जी। हिंदी का सम्मान हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। हिंदी का संरक्षण अगर भारतीय लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारा दायित्व है और इसका हम निष्ठापूर्वक निर्वहन करें, इस दायित्व को निभाएं। और इसी के साथ मैं मंच से विराम लेता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ और मंच से जो है ना फिर जुड़ेंगे। दोबारा आप सभी से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में फिर हमारा वेबिनार होगा तो अगले महीने तो हम फिर जुड़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। समय समाप्त भी हो रहा है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद।